गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है अपना एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स स्टडी, जिसमें अपनों ने क्या है फर्स्ट चैप्टर बोर्ड का स्टार्ट किया हुआ है। वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जी भैया, इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था आपने उसमें डिस्कशन किया था चार्ज के बारे में। तो उसके बाद जो सेकंड लेक्चर अपलोड किया उसमें डिस्कशन किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो उसी से आगे जो पीछे का पार्ट रह गया था वो था सुपरपोजिशन लॉ। तो अपने अपलोड करने जा रहे हैं लेक्चर थर्ड। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि फिजिक्स स्टडी अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए कि जिन बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही है इस कोरोना काल में, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस ना लगने की वजह से अपने यूट्यूब पे क्या है फिजिक्स स्टडी जो चैनल है 12th बोर्ड के लिए उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या है ये वीडियो पहुँच सके और उनको बेनिफिट मिले। तो देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, ये अपना सुपरपोजिशन लॉ जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पीछे अपने पढ़ के आ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने जो बताया वो क्या था कि अगर कोई दो चार्ज, ये अपनों ने कुछ Q1 ले लिया, इधर कुछ चार्ज ले लिया Q2, एक फिक्स डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि इसकी नेचर कैसी है चार्ज की, कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। तो फोर्स जो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा वो डिपेंड करेगा इनकी नेचर पे। तो जो फोर्स निकाला था कूलम्ब्स लॉ थे वो था कुछ के Q1 Q2 अपॉन में R²। ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण में क्या किया था कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F21 वेक्टर, इनकी वैल्यू फाइंड की थी। इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो F12 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कुछ के Q1 Q2 अपॉन में R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर के मोड का क्यूब, और इधर आया था R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। ये F12 वेक्टर की वैल्यू थी। इसी टाइप से जो F21 वेक्टर था वो कुछ था कि Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के मोड की क्यूब, और इधर जो था वो आया था R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। तो ये कुछ वैल्यू पीछे के लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर था उसमें फाइंड की थी। तो सुपरपोजिशन लॉ जो है उसमें ये टर्म्स काम में आएगी। तो सुपरपोजिशन लॉ है क्या, पहले तो ये समझते हैं। सुपरपोजिशन लॉ को समझने के लिए मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ कुछ। ये मैंने एक सिस्टम ले लिया, इसमें मैंने मान लिया कि ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं, XYZ कोऑर्डिनेट हैं ये कुछ, ये मैंने जूम कर लिया। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ ओरिजिन पे मूल बिंदु पे कोई एक चार्ज प्रेजेंट है Q1, ठीक है। इस सिस्टम में कोई Q2 चार्ज इधर प्रेजेंट है, मान लीजिए Q3 चार्ज जो है वो कुछ इधर प्रेजेंट है, और Qn ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे। इसको मैं पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ चार्जेस को। तो ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं। तो Q1 जो चार्ज है वो ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है। तो सुपरपोजिशन लॉ जो है वो ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम में, सिस्टम को बोलते हैं निकाय, कि अगर किसी निकाय में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं, तो अगर किसी एक चार्ज पे आप नेट फोर्स निकालोगे। देखिए जैसे ये मैंने दो चार्ज लिए थे, इधर Q1 था, इधर Q2 था। तो Q1 पे फोर्स लग रहा था Q2 के कारण, और Q2 पे भी फोर्स लग रहा था Q1 के कारण। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है ये कि अगर किसी एक आवेश पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो जो फोर्स नेट फोर्स निकलेगा वो अलग अलग चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है Q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा
इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ कि सेंटर से जो लाइन मिल रही है सेंटर से सेंटर तक, उस लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग ही क्या बनेगा, फोर्स। तो ये बन गया F12 वेक्टर, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स। तो इसी टाइप से Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से, ये जो निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकल जाएगा, इसका जो होगा वो बनेगा F13 वेक्टर। और इसी टाइप से अलग अलग चार्ज होंगे Q4, Q5, Q6, Q7। मैंने एक डैश 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 करके लास्ट जो डिनोशन दे दिया वो Qn दे दिया। तो Qn के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन मान लीजिए कुछ ये होगी F1n वेक्टर। ये था Q1 चार्ज जो ओरिजिन में प्रेजेंट था। तो सुपरपोजिशन लॉ जो है वो कहता है कि अगर सिस्टम में अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है और किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है, मैं निकाल रहा हूँ Q1 पर, तो F जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाले बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा। कि जो अलग अलग चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर, Q3 के कारण लग रहा है F13 वेक्टर और N के कारण लग रहा है F1n वेक्टर, तो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F1n वेक्टर। तो ये जो होगा वो F टोटल फोर्स होगा किसके अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग, अध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो देखिए F12 की मैंने वैल्यू यहाँ निकाली हुई है ऊपर, कि एक चार्ज पे दो के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ये होगा। इसी टाइप से अगर मैं निकालूँ F13 की, तो इधर क्या आ जाएगा F13 वेक्टर, इधर आ गया 1, इधर भी 3, इधर फिर 1, इधर फिर 3। तो F13 वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी कुछ ये। इसी टाइप से F1n वेक्टर की वैल्यू के Q1 सॉरी इधर आ जाएगा 3 Qn डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस में Rn वेक्टर की मॉड की क्यूब R1 वेक्टर माइनस में Rn वेक्टर। तो F1n वेक्टर की वैल्यू जो बनेगी वो कुछ बन जाएगी ये। तो अब इन सभी की वैल्यू रख दो इस एक इक्वेशन में, इसको मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है। तो टोटल फोर्स जो होगा वो क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर के मोड की क्यूब R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस में R3 वेक्टर के मोड की क्यूब R1 वेक्टर माइनस में R3 वेक्टर। ये बन गया कुछ ये। और प्लस में जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, F1n वेक्टर की, इधर डैश डैश लगा दो कि Q1 Q1 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस में Rn वेक्टर के मोड की क्यूब R1 वेक्टर माइनस में Rn वेक्टर। तो ये है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। फाइनल जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ बनेगी ये। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अपने पढ़ेंगे जो पीछे कूलम्स लॉ पढ़ा था, उस कूलम्स लॉ में एक टर्म थी परमिटिविटी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या था परमिटिविटी। पीछे कूलम्स लॉ पढ़ के आए थे कि कोई अगर दो चार्ज हैं, एक सेपरेट डिस्टेंस r पे पड़े हैं, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये कुछ Q2 चार्ज है, तो कूलम्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा था वो था कि Q1 Q2 अपॉन में r²। के एक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, आइला है एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो E है इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। किसी माध्यम की
विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम के लिए इसको EM से डिनोट कर देते हैं। अगर निर्वात होता तो ये हो जाती निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या बोल दो वैक्यूम। तो E नोट जो है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, EM जो होती है वो किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ये होता है सीधा एप्सिलॉन, ये है परमिटिविटी। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए मैंने बोला कि जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये होती है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी है तो इसे EM से डिनोट करेंगे, और निर्वात की है तो E नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो E नोट जो होता है उसकी वैल्यू होती है कम। माध्यम में जो E की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, वो होती है निर्वात से ज़्यादा। तो आप बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन M जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है एप्सिलॉन नॉट से। तो अब है क्या ये ज़्यादा है, ये कम है, ये चीज़ क्या है? तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि मीडियम में जो परमिटिविटी है, माध्यम के अंदर जो विद्युतशीलता है वो ज़्यादा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या है, ज़्यादा है, और जो निर्वात है उसके लिए क्या है, कम है। तो ये जो चीज़ है वो क्या है? देखिए कोई भी दो चार्ज हैं, ये Q1 ये Q2, तो ये एक डिस्टेंस पे पड़े हैं। इधर फोर्स लग रहा है, कुछ अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इधर कुछ ऐसा कारनामा हो रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है कि इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो माध्यम की जो एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं विद्युतशीलता, वो क्या करेगी, वो कहेगी कि अपने पार्टिकल्स को कि तुम जाओ इस फोर्स को कम कर दो, इसको तोड़ दो। ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है Q1 और Q2 के बीच में, अगर कोई माध्यम में है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई मीडियम में है तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी है क्या, विद्युतशीलता। वो इनको पार्टिकल्स को, अपने पार्टिकल्स को भेजेगी, मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे, पार्टिकल को बोलेगी कि जाओ इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको तोड़ दो, उसको कम कर दो। तो ये जो है एप्सिलॉन, ये क्या करेगा, पार्टिकल्स को भेजेगा और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा कि मैं क्या कर दूं, ये जो फोर्स लग रहा है इसको कम कर दूं। अब देखिए एक सिंपल सी बात ये भी है कि माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो F इजिकल्स टू अपने फॉर्मूला पढ़ा है कि Q1 Q2 अपॉन में R²। के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। माध्यम के लिए जो ये प्रॉपर्टी है इसकी E विद्युतशीलता, वो क्या है, ज़्यादा है। किसको, फोर्स को तोड़ने की। मतलब E की वैल्यू जब ज़्यादा तब फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब कोई माध्यम में अगर दो चार्ज प्रेजेंट हैं Q1 और Q2, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ विद्युतशीलता जो परमिटिविटी है उसका मान क्या है, ज़्यादा है। अगर यही चार्ज जो दोनों हैं वो क्या होते हैं, वैक्यूम के अंदर होते हैं। ये मैंने मान लिया कि ये निर्वात है, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था। अगर ये निर्वात के अंदर होते तो निर्वात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि E नोट जो है, एप्सिलॉन नोट जो है वो क्या है, कम है। कम है तो मतलब इसके पास तो कोई निर्वात के अंदर पार्टिकल ही नहीं है जिसको ये अलाउ करेगी, जाओ इसके बीच में जो फोर्स है उसको तोड़ दो। तो यहाँ कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए विद्युतशीलता जो है, परमिटिविटी जो है वो क्या है, निर्वात में कम है। अब निर्वात में अगर परमिटिविटी कम है मतलब इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नोट की, वो क्या है, कम है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे आप M से शो कर दो, ठीक है। यहाँ आप शो कर दो के Q1 Q2 अपॉन में R²। के को शो करोगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नोट से शो कर दो यहाँ। एप्सिलॉन नोट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। एप्सिलॉन नोट अगर कम होगा तो वहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अर्थात निर्वात में अगर कोई पार्टिकल्स पड़े हैं तो वहाँ क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। और किसी मीडियम की बात करूँ तो वहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि विद्युतशीलता जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने पार्टिकल्स को अलाउ करती है कि जो फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल्स के बीच में, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उसको जाके तोड़ दो। और जो निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी होती है वो कम होती है, माध्यम में परमिटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि माध्यम में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। निर्वात में कोई पार्टिकल्स नहीं होगा जिसको ये अलाउ कर सके कि जाओ इनके बीच के फोर्स को तोड़ के आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये थी भैया आपकी परमिटिविटी। इसके बाद होता है एक रिलेटिव परमिटिविटी। निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट, माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर। अब एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये क्या होती है, रिलेटिव विद्युतशीलता होती है। रिलेटिव विद्युतशीलता क्या होती है, देखिए किसी मीडियम की विद्युतशीलता विद रिस्पेक्ट टू किसी निर्वात की विद्युतशीलता, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी मीडियम की विद्युतशीलता जो होगी वो क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी होगी, सापेक्षिक विद्युतशीलता होगी। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी निर्वात की विद्युतशीलता का ई आर गुना जो होगा वो क्या होगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं कि सापेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसी मटेरियल की 5 है, कि सापेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो क्या है, 5 है, तो जो माध्यम की क्या होगी विद्युतशीलता होगी वो निर्वात की विद्युतशीलता का 5 गुना होगी। कुछ इस टाइप से, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर किसी मटेरियल की सापेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी 5 है तो अगर उस 5 को मैं गुणा कर दूं किससे, निर्वात की विद्युतशीलता से, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता की आ जाएगी। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब मात्रक आप इसका इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ एप्सिलॉन नोट लिख लो। एप्सिलॉन नोट का अगर मात्रक निकालना है या एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है तो देखिए इधर क्या आएगा, ये फोर्स आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो बनेगा क्या, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो माध्यम की क्या निकल जाएगी, विद्युतशीलता निकल जाएगी। तो इन सभी टर्म्स को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे। मैंने बोला कि ये जो चार्ज पड़े हैं Q1 और Q2 वो किसी मीडियम में पड़े हैं, मान लीजिए ये कोई मीडियम में पड़े हैं। इधर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें बता देता हूँ कि ये कोई 2 चार्ज थे, इनके सेंटर से सेंटर की जो दूरी थी वो कुछ r थी, इधर Q1 चार्ज इधर Q2 चार्ज, ये पड़े हैं निर्वात में, ठीक है। तो माध्यम के लिए जो विद्युतशीलता होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन m
निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अगर यहाँ मैं कूलम लॉ अप्लाई करूँ, कूलम का जो नियम है वो अप्लाई करूँ, तो फोर्स निकलेगा किसी मीडियम में, ठीक है। वो बराबर किसके होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में r²। और इधर जो फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, निर्वात में जो बल लगेगा वो होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। और अभी अपने पीछे डिस्क्राइब करके आए हैं कि एप्सिलॉन r जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पड़ा है एप्सिलॉन m, इसको मैं इसके डिवाइड में लेके जाऊँ इस पूरी इक्वेशन को, तो एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा, टर्म कुछ बन जाएगी ये। तो इसको मान लो कि ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है कोई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट कुछ क्या बन जाएगी, देखिए एफ नोट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल्स टू कुछ बन जाएगा ये। बाकी टर्म्स तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 पाई इधर भी है, 4 पाई उधर भी है, Q1 Q2 r² उधर भी है इधर भी है, सब क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बचेगा क्या, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन r की। तो ये इनमें कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट करना है तो देखिए यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है, ध्यान से देखिएगा। एफ नोट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू कुछ, अगर मैं इसको लिखूँ इसकी टर्म से ई नोट ई आर, एक बार एक एक अलग अलग टर्म्स को लिख लेते हैं। एक बार इसको लिख लो और एक बार इसको लिख लो, एफ नोट इज इक्वल्स टू एफ एम ई आर। अब देखिए जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है वो तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब इसको जो रिलेटिव परमिटिविटी थी उसको गुणा करना पड़ेगा किससे, इस ई नोट से, निर्वात की विद्युतशीलता से, तब जाके क्या बनेगी, माध्यम की विद्युतशीलता बनेगी। और यहाँ देखिए निर्वात में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। निर्वात में जो बल लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम होगा। किसी मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसको किससे गुणा करने पे ये प्राप्त हो रहा है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को अगर मैं माध्यम में जो फोर्स लग रहा है उससे गुणा करने पे कुछ मेरे को क्या मिलेगा, निर्वात के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो मिलेगा। तो यहाँ टर्म्स जो ज़्यादा होने वाली है वो कौन सी, अगर इसको देखते हो फर्स्ट स्टेप को, तो जो माध्यम में विद्युतशीलता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और निर्वात में जो बल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और माध्यम में जो बल होता है वो कम होता है। और निर्वात में जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला है। तो अपनों ने पढ़ लिया फर्स्ट लेक्चर में चार्ज भी पढ़ लिया, सेकंड लेक्चर में कूलॉम का नियम भी पढ़ लिया, अब थर्ड लेक्चर में सुपरपोजिशन लॉ भी पढ़ लिया, पीछे की जो टर्म्स थी वो भी पढ़ ली, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब अपने एक क्वेश्चन करते हैं कूलॉम्स लॉ पे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि ये एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पे क्या है, चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है सभी पे, चारों कोनों पर समान आवेश है क्यू। इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है और इधर भी क्यू है, सभी पे सेम चार्ज पड़ा है। और इस वर्ग की जो भुजा है वो ए है, ये इसकी जो भुजा दे रखी है वो ए दे रखी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है आपका PMT 1994 के अंदर।
और बोर्ड के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ये कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर क्या है, समान चार्ज क्यू रखा गया है। तो किसी भी एक चार्ज पे, कुछ भी ले लो, इसको मैं बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालिए। जो सुपरपोजिशन लॉ था उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। कूलॉम का जो नियम है वही फोर्स निकालने के लिए ही बताता है। तो कूलॉम का जो नियम है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, सीख तो लिया कूलॉम का नियम। हाँ, ये होता है F = K Q1 Q2 अपन में R²। तो यहाँ अपने अप्लाई करते हैं कि किसी भी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये अपने को निकालना है। ये आंसर आपको बताना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक को टिक करना होगा। तो देखिए क्या होता है। अगर किसी भी एक पे निकाल लो, मैं ए पे निकाल देता हूँ कि ये यहाँ क्यू चार्ज था ए सिरे पे, उस पर मैं टोटल फोर्स निकाल रहा हूँ। तो देखिए इसके चारों तरफ चार्ज कौन कौन से हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस पे भी निकालना हो उसको टारगेट करना और देखना बाकी कितने चार्ज इसको मार रहे हैं। तो कौन कौन चार्ज इसको मार रहा है, मतलब अटैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। एक तो ये बी पॉइंट पे जो पड़ा है वो भी करेगा, डी पॉइंट पे पड़ा है वो भी करेगा, मतलब ये भी मारेगा और ये भी मारेगा। ये इस पर फोर्स लगाएगा मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में, ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा मान लीजिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेंटर से सेंटर पॉइंट के बीच में लाइन मिलाते हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंगली ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो किधर फोर्स लगाएगा, कुछ इधर। ये फोर्स लगाएगा कुछ इधर। पहले इन दोनों की बात करते हैं, एक इस वाले की और एक इस वाले की। ये सिरा था आपका ए, तो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ ए पे। तो ये मान लीजिए कुछ ये फोर्स है FAD, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, कुछ FAD मैंने फोर्स मान लिया। अब देखिए ये जो इधर वाला बी, जो और बी पे जो चार्ज पड़ा है वो भी इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये वाला फोर्स मैंने लिख दिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण ए पे लगने वाला बल। ठीक है। अब देखिए आपने 11th में पढ़ा था कि वेक्टर के चैप्टर में कि ये वेक्टर कुछ ये वेक्टर, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो इनका जो एक वेक्टर निकलेगा बीच में से वो क्या है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से जाएगा। दोनों का परिणामी जो होगा वो कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा, एकदम बीच में से जाता है। अगर ये 90 डिग्री है तो 45 की अकॉर्डिंगली ये क्या है, एक वेक्टर निकलता है। देखिए तो उसको निकालते कैसे थे, एक परिणामी वेक्टर जो निकालते थे FAB और FAD का जो परिणामी था वो मैंने मान लिया कुछ है F, मान लीजिए कुछ भी है F1, मान लीजिए कि F1 वेक्टर है। तो वो बराबर किसके होता था, कुछ अपने ये पढ़ते थे रिजल्टेंट निकालते थे तब, कि रिजल्टेंट जो है वो बराबर होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा के। कुछ रिजल्टेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि वेक्टर चल रहे हैं भाई, ये वेक्टर हैं सभी। ठीक है, तो मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया कि इन दोनों के रिजल्टेंट जो होगा किसका, एक तो FAB का और FAD का, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मैंने ले लिया कुछ F1 वेक्टर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर किसकी होगी, FAB² के, F²AD प्लस में 2FAB इंटू में FAD cos थीटा की। देखिए थीटा जो है वो क्या है 90 डिग्री, थीटा है अपना 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो ये टर्म तो कितनी होगी 0, तो एक टर्म तो क्या होगी यहीं ख़त्म हो गई। अब अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले FAB की वैल्यू निकाल लीजिए। FAB की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए क्या निकलता था K Q1 Q2 पर में R²। यहाँ पे Q1 कितना है Q है, Q2 भी कितना है Q है, तो ये क्या बन जाएगा K Q² अपॉन में R² होता था। R की जगह यहाँ डिस्टेंस कितनी है A है, तो ये क्या बन जाएगा A²। इसी टाइप से आप निकाल लीजिए FAD,
एफ ए बी निकाल दिया, फिर एफ ए डी, ठीक है, एक ही बात है, दोनों सेम ही आएंगे, कोई सा ही निकाल लो। तो यहाँ भी क्या बनेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ये है, ये भी क्या है, ए ही है, तो दोनों सेम है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी को भी किसी के बराबर लिख दो, दोनों एक जैसे हैं। तो F1 वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, रूट 2FAB की स्क्वायर के, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दीजिए। तो F1 वेक्टर क्या बन जाएगा, रूट 2FAB, FAB की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। तो ये बन गया आपका कुछ F1 वेक्टर, कि एक तो D पे जो चार्ज था वो फोर्स अप्लाई कर रहा था, एक B पे जो चार्ज था कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा था, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निकल गया कुछ F1 वेक्टर। अब अगर इस चार्ज की बात करूं मैं, C चार्ज की, तो वो भी क्या है, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर से सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अनुदिश होगी। तो इसका जो फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, FAC वेक्टर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो ये बन गया कुछ FAC वेक्टर। तो FAC वेक्टर और प्लस में F1 वेक्टर, ये जो टोटल बनेगा वो क्या होगा, इस पे टोटल नेट फोर्स होगा। तो F नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस में FAC वेक्टर। तो F1 वेक्टर की तो वैल्यू अपने पास पड़ी है, FAC वेक्टर की वैल्यू निकाल दीजिए। FAC वेक्टर की वैल्यू कितनी निकलेगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो Q1 भी कितना Q, Q2 भी कितना Q, ये क्या बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब अपने को आर स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये वाली है। तो पाइथागोरस बाबा क्या बोलते हैं, जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो करंट स्क्वायर, तो करंट स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब करंट स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये करंट की स्क्वायर के बराबर। अब अपने को निकालना क्या है, QC चाहिए ओनली, तो करंट जो होगा वो क्या है, QC है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2a स्क्वायर, अर्थात रूट 2a। तो ये जो डिस्टेंस निकली वो कितनी निकली, रूट 2a निकली। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आर स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसकी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसकी स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का रूट 2 बन गया 2, मतलब 2, और इधर क्या आ गया, a इंटू में a की स्क्वायर। तो अब F नेट निकाल दीजिए, ये बन गई कोई इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए ये है कोई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F नेट जो होगा वो कितना निकल जाएगा आपका, इधर क्या आ रही है वैल्यू, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इधर प्लस में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो के कॉमन आ रहा है, एक क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस में इधर क्या बचेगा, 1/2। तो आपका जो होमवर्क शीट में आंसर बढ़ना है, जो भी ABCD आएगा इधर ABCD, उनमें से एक में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, F नेट। तो जहाँ ये आंसर मिले वहाँ टिक कर देना, तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज के लिए कुछ इतना ही, नोट कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अपने जो वीडियो बना रहे हैं उससे किसी का फ़ायदा हो।